हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी बीपीएससी में। तो देखिए, आज से हम लोग बिहार दारोगा के लिए प्रैक्टिस सेट शुरू कर रहे हैं, प्री और मेंस दोनों के लिए। तो आपको बता दूं कि देखिए, बड़ी वैकेंसी एक बार फिर से बिहार दारोगा में आ गई है। एक तो जो पहले एग्ज़ाम हुआ है, प्री का एग्ज़ाम हुआ है, उसका रिजल्ट आया है, लेकिन मेंस का एग्ज़ाम नहीं हो पाया है। तो उसके लिए भी बहुत सारे स्टूडेंट इंतज़ार कर रहे हैं। इसके अलावा एक नई वैकेंसी आ गई बिहार दारोगा में, 2200 प्लस वैकेंसी है। तो जिनका प्री में रिजल्ट नहीं हुआ है उनके लिए एक और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि एक बार फिर से वैकेंसी आ गई है। तो अब की बार जो पिछले बार हमने गलतियां की थी वो उसको दोबारा नहीं दोहराना है, और अब की बार जो है हमें बेहतर ढंग से तैयारी करना है। तो इसीलिए हमारे चैनल पे लगातार प्रैक्टिस सेट लाया जाएगा। तो ये प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है, और इसमें कुल प्रश्नों की संख्या की अगर बात करें तो 50 प्रश्न हैं। तो डेली आपको 50 प्रश्न मिलेगा, और इसमें सभी टॉपिक से जहां से बिहार दारोगा में प्रश्न पूछे जाते हैं, और बिल्कुल बिहार दारोगा के एग्जामिनेशन के अनुरूप इसको बनाया गया है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और सभी दोस्तों के साथ इसे शेयर भी जरूर कर देंगे। सो चलते हैं, शुरू करते हैं वीडियो को। तो ये रहा पहला क्वेश्चन। इतिहास से ही हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था? मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था? पहला है विशाल स्नानागार, अन्नागार, स्तंभ हॉल, या 2 मंजिला मकान। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। यहाँ पे भवन की बात की जा रही है, तो भवन में अन्नागार था। मोहनजोदड़ो जो है, एक चीज सबसे पहले याद रखना है, प्रश्न यहाँ से ये भी पूछा जाता है कि ये है कहाँ पे। तो सिंध के लरकाना क्षेत्र में, वर्तमान में बात की जाए तो पाकिस्तान क्षेत्र में ये है। ओके, और सिंधु नदी के किनारे अवस्थित होने के कारण ये मोहनजोदड़ो क्षेत्र जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत आता है। ओके, इसकी खोज 1922 में की गई थी। यह भी याद रखना है कि 1922 में राखलदास बनर्जी ने इसकी खोज की थी। यहाँ से अन्नागार सबसे बड़ा भवन मिला था, और साथ ही साथ यहाँ पे विशाल स्नानागार भी मिला है मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो का मतलब होता है मृतकों का टीला, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कंकाल मिले हैं, मनुष्यों के कंकाल मिले हैं, इसलिए मृतकों का टीला इसको कहा जाता है। ठीक है, तो प्रश्न यहां से दोनों जगह से पूछा जाएगा कि विशाल स्नानागार कहां से मिले हैं, अन्नागार कहां से मिले हैं। साथ ही आपको बता दूं कि यहाँ पे मोहनजोदड़ो से और भी जो चीजें मिली हैं वो पुजारी की मूर्ति मिली है। ठीक है, पुजारी की मूर्ति मिली है। इसके अलावा पशुपतिनाथ यानी कि भगवान शिव की प्रतिमा मिली है। ठीक है, महाविद्यालय भवन भी मिला है। तो ये सब मोहनजोदड़ो से मिला है, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है। क्वेश्चन नंबर 2 है, वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे? कहते थे होगा यहाँ पे। ठीक है, करते थे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर है ऑप्शन ए, बल्ली। ठीक है, बल्ली हो गया है, बल्ली ऐसे लिखाता है, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है लिखने में, बलि कहा जाता था। वैदिक युग में हम लोग पढ़ते हैं, वैदिक सभ्यता को हमने 2 भागों में बांटा है। एक हमने बांटा है ऋग्वैदिक काल, और दूसरा उत्तर वैदिक काल में। तो इसमें वैदिक युग में कबीला का जो प्रधान होता था उसको राजा की संज्ञा दी जाती थी, मतलब कि उसको राजा कहा जाता था। राजा जो है वो निरंकुश नहीं होता था। सभा, समिति और विदत, ये सब संस्थाएं थी। सभा, समिति और विदत, ये सब संस्थाएं हुआ करती थी। और जनता पूर्व वैदिक में स्वेच्छा से राजा को जो कर देती थी, मतलब कहे तो एक तरह से उपहार, मन हुआ तो राजा को दिए, और नहीं मन है तो राजा जो है उसको नहीं लेता था। ठीक है, मन है तो आप दिए, और नहीं मन है तो नहीं, मांगता नहीं था। तो उसको कहा जाता था बलि, एक प्रकार का ये उपहार होता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, गांधार को ग्रीक बौद्ध शैली भी कहा जाता है। इसका सर्वाधिक विकास किसके काल में हुआ? गांधार को ग्रीक बौद्ध शैली भी कहा जाता है, इसका सर्वाधिक विकास किसके काल में हुआ? देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कनिष्क के काल में। ठीक है, इसका सबसे ज्यादा विकास कुषाण काल में हुआ। ठीक है,
कुषाण काल में कनिष्क के काल में हुआ था और इसके विषय को बौद्ध परंपरा से ली गई है, लेकिन निर्माण इसका किया गया है यूनानी में। ठीक है, निर्माण यूनानी में है, लेकिन इसकी जो विषय है वो बौद्ध परंपरा से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से किस सुल्तान ने खलीफा से शासन का घोषणा पत्र प्राप्त किया था? क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा और आप लोग भी कमेंट में आंसर कर सकते हैं। देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने बगदाद के खलीफा से 1229 ईस्वी में 1229 को सुल्तान का अभिषेक पत्र पाया था और खलीफा द्वारा दिल्ली सल्तनत की स्वतंत्र स्थिति को मान्यता मिली थी। दिल्ली की नींव जो रखा था वो रखा था इल्तुतमिश ने ही, ऐसा कहा जाता है। और इल्तुतमिश की पुत्री का नाम था रजिया सुल्तान। ठीक है, रजिया सुल्तान भी पहली महिला शासिका थी जो दिल्ली की शासिका बनने वाली पहली महिला शासिका थी। ये प्रश्न यहाँ से ये भी पूछा जाता है कि किस कलर का ये जो है वो वस्त्र धारण करती थी, किस रंग के कपड़े पहनती थी, तो ये लाल वस्त्र धारण करती थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसको द्वितीय सिकंदर के नाम से जाना जाता था? किसको द्वितीय सिकंदर के नाम से जाना जाता था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अलाउद्दीन खिलजी को। अलाउद्दीन खिलजी ने खुद को सिकंदर ए सानी, ठीक है, सिकंदर ए सानी कहा था, यानी कि द्वितीय सिकंदर कहा था, क्योंकि वो विश्व विजेता बनना चाहता था। अलाउद्दीन खिलजी विश्व विजेता बनना चाहता था और इसका शासन जो है वो दिल्ली में 1296 ईस्वी से लेकर के 1316 ईस्वी तक रहा। वह अपना साम्राज्य दक्षिण में मदुरई तक विस्तार कर चुका था। क्वेश्चन नंबर 6 है, दिल्ली का सुल्तान जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला दिल्ली का कौन सा सुल्तान था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, फिरोज तुगलक। जजिया जो होता था वो गैर मुस्लिमों पर लगाया जाता था। ये एक प्रकार का कर था, मतलब कि जो मुसलमान नहीं हैं, जो हिंदू हैं, ब्राह्मण हैं, उन पे ये कर लगाया जाता था। तो सबसे पहले अगर पूछा जाए, देखिए यहाँ पे अगर सबसे पहले पूछा जाए कि ये जो जजिया कर है ये सबसे पहले कौन लगाया, किस शासक ने ये प्रथा शुरू की, तो ये था कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक, इसने सबसे पहले इसकी शुरुआत की थी। इसके बाद ब्राह्मणों पर जजिया जो लगाया था, ब्राह्मणों पर जजिया लगाया था फिरोज तुगलक ने। ठीक है, फिर अकबर ने भी, अकबर जो है इसको हटा दिया था। जजिया जो कर है इसको अकबर ने हटाया। प्रश्न अगर पूछा जाए किसने हटाया, तो अकबर ने इसे हटाया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा। 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश सरकार द्वारा सत्ता हस्तांतरण का कारण था। क्वेश्चन नंबर 7, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। इसी दिन जापानी सेनाओं के एदरमिल माउंटबेटन के सामने आत्मसमर्पण किया था। एडमिरल होगा, ठीक है, यहां पे एडमिरल माउंटबेटन के सामने आत्मसमर्पण किया था। 15 अगस्त 1947 को भारतीयों को ब्रिटिश सरकार के द्वारा सत्ता हस्तांतरण का दिन चुना गया था, क्योंकि इसी दिन जो है 1945 ईस्वी में 1945 में जापानी सेनाओं ने मित्र राष्ट्रों की सेनाओं के समक्ष जो है वो आत्मसमर्पण कर दिया था। लॉर्ड माउंटबेटन मित्र राष्ट्रों की सेनाओं के दक्षिण पूर्वी कमांडर के मतलब कहे तो ये प्रमुख थे और भारत में ये बाद में फिर वायसराय बन गए थे। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस राष्ट्रीय नेता ने अंडमान सेलुलर जेलों की दीवारों पर भारत का इतिहास लिखा था? क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वीर सावरकर ने। वीर सावरकर या बीडी सावरकर, ये जो है एक राजनीतिक विचारक और स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्होंने 1857 में 1857 की क्रांति को भारत का पहला स्वतंत्रता संघर्ष जो है इन्होंने ही कहा था, वीर सावरकर ने ही कहा था। प्रश्न पूछा जाता है, याद रखिएगा। और अभिनव भारत एक क्रांतिकारी संस्था थी,
इसकी स्थापना इन्होंने की थी। अभिनव भारत, इस संस्था की स्थापना इनके द्वारा की गई थी। आपको बता दूं कि 1911 में उन्हें नासिक जिले के कलेक्टर जैक्सन की हत्या के लिए नासिक षड्यंत्र कांड में 7 अप्रैल 1911 ईस्वी को काला पानी की सजा दी गई थी इनको। ठीक है, काला पानी की सजा दी गई थी और सेलुलर जेल भेज दिया गया था। और इसी दीवारों पर इन्होंने, इसी जेल के दीवारों पर इन्होंने इतिहास लिख दिया था। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत के किस रियासत में सर्वप्रथम हड़प की नीति का पालन हुआ? क्वेश्चन नंबर 9, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सतारा। हड़प नीति का जनक किसको कहा जाता है, यह भी प्रश्न पूछा जाएगा, तो यह है डलहौजी। ठीक है, डलहौजी को हड़प नीति का जनक कहा जाता है। और इस नीति से वो सभी राष्ट्र जिनके वैध उत्तराधिकारी नहीं थे, मतलब कि इन्होंने ये भी कानून लेकर के ये आ गए थे कि जिनका अपना पुत्र नहीं है वो गोद नहीं ले सकते। अब गोद नहीं लेंगे, जो भी देसी रियासतें हैं अगर गोद नहीं लेंगे तो फिर इनका पीढ़ी कैसे बढ़ेगा? ऐसे में ये अंग्रेजों को ही होना था, तो ऐसा नीति ये लगा दिए थे। तो डलहौजी ये चाहता था कि जिनकी रियासतें अधूरी हैं या मतलब कि कोई उत्तराधिकारी नहीं है, तो उसको ये अपने साम्राज्य में मिला लेता था। तो हड़प नीति का जनक इसको कहा जाता है, डलहौजी को कहा जाता है। सबसे पहले सतारा को मिलाया गया, इसके बाद मिलाया गया जैतपुर को। ठीक है, जैतपुर, इसके बाद मिलाया गया संभलपुर, इसके बाद बघाट, इसके बाद उदयपुर और झांसी, ऐसे क्रम से मिलाया गया। क्वेश्चन नंबर 10 है, अहमदाबाद सत्याग्रह किसके विरोध में चलाया गया था? अहमदाबाद सत्याग्रह किसके विरोध में चलाया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भारतीय मिल मालिक और गैर सरकारी कर्मचारियों के विरोध में ये चलाया गया था। अब प्रश्न ये पूछा जाएगा कि अहमदाबाद सत्याग्रह कब हुआ था? तो ये 1918 में ये आंदोलन या सत्याग्रह चला था। गांधी जी ने जो मिल मजदूर थे अहमदाबाद के, इनके लिए प्लेग बोनस के लिए, प्लेग एक बीमारी फैली हुई थी जिसमें जो कर्मचारी काम करने वाले थे कंपनी में, मिल में, उनको बोनस दिया जाना था। तो बोनस दिलवाने के लिए, लेकिन कंपनी कुछ और बोल रही थी कि इतना नहीं देंगे, इतना देंगे, इसीलिए गांधी जी ने आमरण अनशन कर दिया था। तो पहला भूख हड़ताल भी प्रश्न पूछा जाएगा आपसे कि पहला भूख हड़ताल गांधी जी ने कहां पे किया? तो अहमदाबाद में ही किया था इन्होंने। ठीक है, और मिल मालिक जो थे अंबालाल साराभाई थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा, किस अधिनियम के माध्यम से भारतीयों को विधायिका में और अधिक प्रतिनिधित्व दिया गया? क्वेश्चन नंबर 11, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भारत परिषद अधिनियम 1909। 1909 के अधिनियम के माध्यम से भारतीयों को विधि निर्माण और प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। केंद्रीय विधानसभा में सदस्यों की संख्या 60 कर दी गई। ठीक है, 1909 के तहत। और इस अधिनियम में मुस्लिमों के पृथक निर्वाचन प्रणाली का प्रावधान किया गया था। तो प्रश्न ऐसे भी पूछा जाएगा कि मुस्लिमों के पृथक निर्वाचक प्रणाली का प्रावधान जो है वो किस में किया गया या किस अधिनियम के तहत किया गया? भारत परिषद अधिनियम 1909 के तहत किया गया। क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा आपके सामने, किसने वर्ष 1916 में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की थी? इसका सही आंसर है, देखिए, होम रूल की स्थापना या तो तिलक या एनी बेसेंट। अब जगह भी दे दिया गया है और दोनों ने 1916 में ही स्थापना की होम रूल की। एक मद्रास में करते हैं, तो होम रूल यहाँ पे वही पूछा जा रहा है आपसे कि मद्रास में इसकी स्थापना किसने की थी? तो लोकमान्य तिलक ने मद्रास में की थी। ठीक है, होम रूल आंदोलन जो है ये आयरिश महिला थी एनी बेसेंट, इन्हीं के मन में सबसे पहले ये आया था विचार होम रूल आंदोलन को लेकर के। ठीक है, भारत में इन्होंने कॉमनवेल्थ, एनी बेसेंट की अगर बात की जाए तो इन्होंने कॉमनवेल्थ, प्रश्न पूछा जाता है यहां से भी, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया,
कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया समाचार पत्रों के माध्यम से होम रूल के विचार को फैलाया था। और जल्द ही इनके होम रूल विचार के समर्थन में तिलक भी आ गए और इन्होंने पूना में या मद्रास में 1916 में होम रूल स्टार्ट कर दिया इन्होंने। और ये इन्होंने नारा भी दिया, स्वराज स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये तिलक का ही दिया हुआ नारा था। दूसरा जो होम रूल लीग था या होम रूल जो था वर्ष 1916 में एनी बेसेंट द्वारा अड़ियार में प्रारंभ किया गया था। ठीक है, मद्रास में प्रारंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 13 है, किस वर्ष नमक सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था? क्वेश्चन नंबर 13, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1930 में। नमक सत्याग्रह का प्रारंभ 1930 में 12 मार्च से लेकर के 5 अप्रैल तक, 12 मार्च से 5 अप्रैल तक, ठीक है, ये हुआ था 1930। दांडी यात्रा जो है वो साबरमती से गुजरात के दांडी नामक स्थान से लेकर के की गई थी और गांधी जी के साथ टोटल 78 अनुयायी थे इसमें। क्वेश्चन नंबर 14 है, लाहौर रंजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी थी जबकि धार्मिक राजधानी कहाँ थी? क्वेश्चन नंबर 14, इसका सही आंसर है अमृतसर। धार्मिक राजधानी अमृतसर में थी। रंजीत सिंह पंजाब में सिख साम्राज्य के संस्थापक माने जाते थे और वो सुकर चाकिया मिसले से संबंधित थे। रंजीत सिंह, है ना, सुकर चाकिया मिसले से संबंधित थे। 12 मिसले थे इनकी। अगर बात की जाए सिखों की बात की जाए सिख साम्राज्य में तो 12 मिसले थे, उसमें से रंजीत सिंह जो थे वो सुकर चाकिया मिसले से संबंधित थे। इन्होंने राजनीतिक राजधानी लाहौर को बनाया लेकिन धार्मिक राजधानी इन्होंने अमृतसर को बनाया। क्वेश्चन नंबर 15, किसने कहा था साइमन कमीशन की रिपोर्ट को कूड़े में फेंकने लायक है? क्वेश्चन नंबर 15, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी शिव स्वामी अय्यर। साइमन कमीशन का गठन कब किया गया था? 1927 ईस्वी में इसका गठन किया गया था और 1928 ईस्वी में ये साइमन कमीशन कहाँ पहुंचा था? बम्बई पहुंचा था। आप लोग कमेंट में भी आंसर जरूर करते चलेंगे। इसको साइमन कमीशन को श्वेत कमीशन भी कहा गया क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय शामिल नहीं थे। ठीक है, और इसकी जो रिपोर्ट आई वो भारतीयों के हित में नहीं थी। तो शिव स्वामी अय्यर थे, इन्होंने इसकी रिपोर्ट को कूड़े में फेंकने के लायक बताया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत का मूल संविधान कहाँ संरक्षित है? इसका सही आंसर है संसद भवन, ऑप्शन सी। भारत का मूल संविधान टाइप और मुद्रित नहीं है बल्कि प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा लिखा हुआ है। उनके सुंदर सुंदर अक्षरों में ये लिखा हुआ है और ये जो पूरा का पूरा पेपर है, एक बुक टाइप का जो बन गया है दस्तावेज, ये संसद भवन के पुस्तकालय में इसको रखा गया है। हीलियम से एक संदूक भर करके रखा गया है और इसी में इसको रखा गया है। ठीक है, ताकि ये सुरक्षित रह सके। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्त का प्रयोग नहीं किया गया है? क्वेश्चन नंबर 17, इसका सही आंसर है संघीय। भारतीय संविधान में संघीय शब्द का उल्लेख कहीं भी नहीं किया गया है। संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया है, संघीय नहीं है ये। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में राज्यों के नाम और उनके क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है? क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रथम सूची में। पहली अनुसूची की अगर बात की जाए तो राज्य और संघ क्षेत्रों से संबंधित है ये। दूसरी अनुसूची की अगर बात की जाए तो वेतन से। तीसरी अनुसूची की बात की जाए तो ये शपथ से संबंधित है। चौथी अनुसूची की बात करें तो राज्यसभा।
राज्यसभा में आवंटन किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, सिक्किम को राज्य का दर्जा किस वर्ष दिया गया? सिक्किम को राज्य का दर्जा कब मिला? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1975 में सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया। प्रारंभ में सिक्किम जो है वो स्वतंत्र राज्य था और यह यहाँ का शासक कौन था? चोंग्याल था। 1974 ईस्वी में 1974 में 35वां संविधान संशोधन किया गया। याद रखिएगा, 35वां संविधान संशोधन, लिख ही देता हूं, संशोधन किया गया और 35वें संविधान संशोधन से सिक्किम को एक राज्य का दर्जा दिया गया। उसको सह राज्य के रूप में भारत में शामिल किया गया। इसके बाद फिर जो है वो 36वां संविधान संशोधन होता है 1975 में, 1975 में, और इसके द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और सिक्किम 22वां राज्य बना था। याद रखिएगा, देश का 22वां राज्य बना था। ये सब प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, संविधान का अनुच्छेद 14 भारत के नागरिकों को किस बात की गारंटी देता है? क्वेश्चन नंबर 14, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 जो है वो नागरिकों को विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण जो है वो प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 21 ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा बृहस्पति का उपग्रह नहीं है? 21, इसका सही आंसर है डिमोस। आपको पता है कि फोबोस और डिमोस ये मंगल के उपग्रह हैं, ये मंगल के, बाकी यूरोपा, गैनीमेड और कैलिस्टो ये बृहस्पति के उपग्रह हैं। इसके उपग्रहों की संख्या 67, शायद अपडेट भी हुआ है, तो अपडेट डेटा ये नहीं है, मैं बता दूंगा बाद में। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा एशियाई देश सबसे पहले मंगल ग्रह पर पहुंचा था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भारत। एशियाई देशों में सबसे पहले भारत जो है वो मंगल पर पहुंचा 5 नवंबर 2013 को, 5 नवंबर 2013 ईस्वी को PSLV 25 इससे मंगलयान, इसको जो है इससे मंगलयान भेजा गया और अमेरिका के नासा ने 6 अगस्त 2012 को मार्स क्यूरोसिटी रोवर नामक अंतरिक्षयान मंगल पर भेजा था। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? 23, देखिए इसका सही आंसर है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा संघ शासित क्षेत्र जो है वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। इसके बाद दिल्ली, पुदुचेरी, दादर, नगर हवेली, चंडीगढ़, दमन द्वीप, लक्षद्वीप। हाँ सही, एक चीज़ और याद रखिएगा, अभी जो है वो जम्मू कश्मीर को भी, जम्मू और कश्मीर को, लद्दाख को अलग यूटी का दर्जा दिया गया है। तो आप लोग बताइए कि यूटी में कौन सबसे बड़ा है अभी, और अभी यूटी की संख्या कितनी है? कमेंट में आप लोग बताइए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत का कौन सा संघ शासित प्रदेश वह ऐसा है जिसमें 4 जिले हैं, 4 जिले हैं किंतु वह किसी भी संघ शासित राज्य के साथ सीमा नहीं बनाता है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, कंफ्यूज करने वाला। देखिए इसका सही आंसर है पुदुचेरी। पुदुचेरी है, पांडुचेरी नहीं, पुदुचेरी। पुदुचेरी भारत के पूर्व और पश्चिम घाट पर स्थित है। इसके 4 जिले पुदुचेरी और कराईकल पूर्वी तट, यनम, इसके अलावा माहे, ये सब पश्चिमी घाट पर स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत के समीप सबसे छोटा समुद्री द्वीप कौन सा है? भारत के समीप सबसे छोटा समुद्री द्वीप कौन सा है? देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मालदीव। दक्षिण एशिया में ये मालदीव स्थित है और भारत के समीप सबसे छोटा समुद्री द्वीप है। भारत के मिनी कै द्वीप से 8 डिग्री चैनल, याद रखिएगा 8 डिग्री चैनल
इसके द्वारा अलग होता है। और ये मूंगा चट्टान से बना है, मूंगा चट्टान से बना द्वीप है, याद रखेंगे। और पहले ये ब्रिटेन का उपनिवेश था, मतलब कि ब्रिटेन का इसके ऊपर कब्जा था। 1968 में ये आज़ाद हुआ, स्वतंत्र हुआ। ठीक है, स्वतंत्र हुआ। तो आगे क्वेश्चन बढ़ने से पहले बताना चाहता हूँ, अभी क्वेश्चन है लेकिन आप लोग रुकेंगे। देखिए, हमारा अनअकैडमी पे आपको जैसा कि पता है कि अनअकैडमी प्लस का हमारा कोर्स चल रहा है, और अनअकैडमी प्लस में बिहार पुलिस एसआई के लिए नया बैच कोर्स स्टार्ट हुआ है, जिसमें इतने सारे एजुकेटर मिल करके आपको पूरे कोर्स की तैयारी करा रहे हैं। हर एजुकेटर का नया नया सब टॉपिक, अपना अपना अलग अलग टॉपिक है, अलग अलग टॉपिक कवर कराएंगे। मैं पूरे साल का करंट अफेयर यहाँ पे कवर कराने वाला हूँ। तो आप क्या करेंगे, अभी प्ले स्टोर में जाइए, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल कीजिए और बीपीएससी कैटेगरी सेलेक्ट कीजिए और मुझे फॉलो कर लीजिए, अभिमन्यु सिंह। ठीक है, अभिमन्यु सिंह सर्च करेंगे, वहाँ पे मैं आ जाऊँगा, फॉलो कर लीजिएगा। ये है मेरी तस्वीर, आप मुझे फॉलो ज़रूर करें। यहाँ पे आपको 3 वीडियो फ्री में भी मिल रहा है, तो आप आइए। इसके अलावा अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो एक हमारा कल से 1 सितंबर से ही ये, यानी कि आज से ही शुरू हो रहा है हमारा ये कोर्स, 1 सितंबर से। इसमें भी इतने सारे एजुकेटर मिल करके तैयारी करा रहे हैं। तो जब तक बिहार एसआई का प्री और मेंस का एग्जाम नहीं हो जाता है, महीने में 2 से 3 कोर्स लाए जाएंगे, और आपको पता है कि 40+ एजुकेटर मिल करके आपको यहाँ पे तैयारी करा रहे हैं। साथ ही अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, 66वीं बीपीएससी की, तो आरंभ बीपीएससी के नाम से हमारा एक कोर्स स्टार्ट हुआ है, आप इसमें भी आ सकते हैं। और इतने सारे एजुकेटर मिल करके आपको प्री और मेंस दोनों की तैयारी करा रहे हैं। ये 22 अगस्त से शुरू हो गया है। तो कोचिंग इंस्टीट्यूट सारा कुछ बंद है, ऐसे में अनअकैडमी आपके साथ है। आप आइए, लर्निंग ऐप इंस्टॉल कीजिए, बीपीएससी सेलेक्ट कीजिए और सब्सक्रिप्शन लीजिए। एक चीज़ और आपको बता दूं कि अगर आप बीपीएससी में सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो दारोगा के लिए आपको अलग से कोई पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बीपीएससी, दारोगा, बिहार एसएससी, पुलिस, एपीओ जितना होगा सब पढ़ाया जाएगा आपको। ठीक है, और साथ ही मेरा मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास सुबह 9 बजे चल रहा है अनअकैडमी पे, और शाम को हमारा 9 बजे रात को ज्योग्राफी चल रहा है। ये बैच कोर्स के अलावे कोर्सेज चल रहे हैं। तो बहुत सारे एजुकेटर आपको मिलेंगे, बहुत ही कम फी लिया जा रहा है। अभी फी अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं 12 महीने का, तो आपको 6300 रुपये लिया जाएगा, लेकिन आपको रेफरल कोड यूज करना होगा अभिमन्यु। इस कोड को अभिमन्यु या अभिमन्यु लाइव को चिपका दीजिए, आपको 10% का इससे डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो आज ही जाइए, सब्सक्रिप्शन लीजिए और तैयारी कीजिए। और 2 साल का अगर लेंगे तो आपको 7500 रुपये मात्र पेमेंट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो अभी लर्निंग ऐप इंस्टॉल कीजिए और मुझे फॉलो जरूर करेंगे, अभिमन्यु सिंह नाम से। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन आइलैंड कहाँ स्थित है? देखिए, इसका सही आंसर है अंडमान द्वीप समूह में। भारत का एकमात्र ये एक्टिव वोल्केनो है, सक्रिय ज्वालामुखी है, और ये बैरन आइलैंड में है। बैरन आइलैंड है जो कि अंडमान द्वीप समूह में स्थित है। ठीक है, और लगभग 139 किलोमीटर की दूरी पर पोर्ट ब्लेयर से इतनी दूरी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 27 है, नागा, खासी और गारो पहाड़ियाँ स्थित है। नागा, खासी और गारो पहाड़ियाँ, गारो, खासी, जयंतिया, ये सब है पूर्वांचल पर्वत में। पूर्वांचल श्रेणी भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में हिमालय तंत्र का ही भाग है, और यह लद्दाख और काराकोरम, लद्दाख और काराकोरम श्रृंखला के समान है, जो हिमालय तंत्र का भाग है, लेकिन हिमालय श्रेणी से अलग श्रेणियां हैं ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 है, वस्तु विनिमय का मतलब है। वस्तु विनिमय का मतलब क्या होता है? इसका सेंस है वस्तुओं से विनिमय। वस्तु विनिमय कहने का मतलब ये हुआ कि एक व्यक्ति ये है, ठीक है, और एक व्यक्ति ये है। ठीक है, ये 2 व्यक्ति हैं, और इसके पास है चावल और इसके पास है सब्जी,
ठीक है, सब्जी। अब ये सिर्फ चावल खाकर नहीं रह सकता, तो ये क्या करेगा, इसके पास सिर्फ सब्जी है, सब्जी खाकर नहीं रह सकता, तो ये क्या करेगा कि चावल इसको देगा, बोलेगा कि तुम चावल ले लो और मुझे सब्जी दे दो, तो ये इसको सब्जी दे देगा, ये इसको चावल दे देगा, तो दोनों आराम से फिर खाएंगे, है ना। ये चावल भी खा लेगा, ये सब्जी भी खा लेगा। तो मतलब कि ये हुआ कि वस्तु के बदले वस्तु दिया जाता था, ठीक है। तो उसको जो है पहले बार्टर सिस्टम ही था, एंशिएंट हिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं, तो बार्टर सिस्टम इसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, तात्कालिक रूप से मुद्रास्फीति को रोकने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, धन के प्रवाह में कमी। मुद्रास्फीति का मतलब होता है वस्तुओं के मूल्य का सामान्य स्तर से बढ़ जाना। कोई भी चीज़ें हैं, मान लिया कि पेन आप 10 रुपये में खरीद रहे हैं, ये हो गया 80 रुपये का। प्याज और टमाटर ये सब में अक्सर ऐसा होते रहता है, ठीक है। तो साथ ही मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी। मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने के उपायों में मुद्रा आपूर्ति को कम करना है, जिसका अलग अलग तरीकों, जैसे उनमें एक आरबीआई खुला बाजार ऑपरेशन, आरबीआई खुला बाजार ऑपरेशन है, इसके माध्यम से इसको किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, यदि देश केवल उपभोग वस्तुओं के अलावा अन्य किसी उत्पाद का उत्पादन न करे तो उस परिस्थिति में क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 30, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यदि बाह्य व्यापार नहीं होगा तो देश जल्द ही निर्धन बन जाएगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 31 है, पादप और जंतु आपस में कैसे अलग हैं। पादप और जंतु कैसे अलग हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है अस्थानीय वृद्धि से। पादप और जंतु दोनों ही यूकैरियोटिक कोशिका से बने हुए प्राणी होते हैं, लेकिन यह स्थानीय वृद्धि, हरित लवक, कोशिका भित्ति इसके हिसाब से अलग होते हैं। जैसे पादप में, पेड़ पौधे में बात करें तो हरित लवक होता है, अगर हम में भी क्लोरोप्लास्ट होता, हरित लवक होता, तो हम भी हरे हरे होते, है ना। तो इसलिए हम लोग, इसमें हरित लवक होता है। कोशिका भित्ति होती है पेड़ पौधों में, इसीलिए पेड़ पौधे इतने कठोर होते हैं, जबकि हम में नहीं होता है कोशिका भित्ति। हमारे अंदर भी कोशिका भित्ति होता तो हम भी और भी ज़्यादा मजबूत होते, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, कोशिका की कौन सी संरचना में सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने का रंजक होता है। कोशिका की कौन सी संरचना में, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हरित लवक में। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है। हरित लवक एक ऐसा कोशिकांग है जिसमें सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने वाला रंजक होता है, और इसको क्लोरोफिल कहते हैं, है ना, क्लोरोफिल कहते हैं इसको, ठीक है। इसको कोशिका की रसोई भी कहा जाता है। ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं और पेड़ पौधे खाना बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में कौन सा जीव समूह तेजी से वृद्धि करता है। इसका सही आंसर है जीवाणु। जीवाणु सबसे तेजी से वृद्धि करता है। जीवाणु अलैंगिक प्रजनन के द्वारा तेजी से वृद्धि करता है। यह प्रजनन बाइनरी विखंडन, बाइनरी फिजन बोलते हैं, इसके रूप में करता है, ठीक है। और यह 15 से 20 मिनट में मात्र पूरा हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 है, पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त की जाती है। पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त की जाती है। देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, तना से। हल्दी तना होता है, याद रखिएगा, और ये जिंजर कुल का समूह होता है हल्दी, और भू सतह के नीचे मुकुंद या तना है ये। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35, एंजाइम जिसकी उपस्थिति ग्लूकोज और फ्रुक्टोज को अल्कोहल में रूपांतरित कर देती है। क्वेश्चन नंबर 35, इसका सही आंसर है जाइमेज। जाइमेज एंजाइम ग्लूकोज और फ्रुक्टोज को एल्कोहल किण्वन प्रक्रिया द्वारा रूपांतरित कर देता है। क्वेश्चन नंबर 36 है,
निम्न में से कौन एकल पोषीय परजीवी है? एकल पोषीय परजीवी, इसका राइट आंसर है एस्केरिस। एक पोषीय परजीवी वह प्राणी होता है जो अपना जीवन एक ही पोषक पर व्यतीत करे। ठीक है, तो ये जो है एस्केरिस है इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, इनमें से कौन सी सबसे छोटी जीवित कोशिका होती है? 37, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जीवाणु। प्रकृति में जीवाणु सबसे छोटा जीव है और ये एक कोशिकीय परिजीवी होता है। माइकोप्लाज्मा जिनटाइलियम PPLO, ठीक है, PPLO प्यूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म प्रकृति में सबसे छोटा जीवाणु है। माइक्रोप्लाज्मा का आकार अगर देखें तो 200 से लेकर 300 नैनोमीटर होता है मात्र। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित द्रव्यों में से कौन से द्रव्य का वाष्पन अधिक तीव्रता से होता है? क्वेश्चन नंबर 38, देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अल्कोहल। अल्कोहल, यदि किसी द्रव्य का क्वथनांक कम होता है तो वह बहुत ही जल्दी शीघ्रता से वाष्पीकृत होता है। ठीक है, मतलब कि वाष्प बनता है। अल्कोहल का क्वथनांक देखें तो 79 डिग्री सेंटीग्रेड लगभग होता है। तो इन सब में अगर देखें तो अल्कोहल ही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी विकिरण द्वारा। विकिरण ऊष्मा का संचार तरंगों के रूप में होता है। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक विकिरण के द्वारा ही पहुंचती है और इसमें ऊष्मा के संचार के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि अगर सूर्य को माध्यम की जरूरत होती तो हमारे यहाँ तक ये इसकी किरणें पहुँच ही नहीं पाती, क्योंकि ये निर्वात से होकर के हमारे वायुमंडल में प्रवेश करती है। क्वेश्चन नंबर 40, एक्सरे उत्सर्जन के रिवर्स प्रभाव को क्या कहते हैं? देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन डी फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव। जब इलेक्ट्रॉन किसी धातु की प्लेट से टकराते हैं तब एक्सरे उत्पन्न होती है, जबकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आपतित किरण जो होती है, जो मतलब कि आने वाली किरणें होती हैं, ये किसी धातु की प्लेट से टकराती हैं तब इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। क्वेश्चन नंबर 41 है, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा दिया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जॉन डाल्टन के द्वारा। पदार्थ का परमाणु संरचना का सिद्धांत डाल्टन जी ने दिया था और इस सिद्धांत के अनुसार देखें तो पदार्थ अति सूक्ष्म होते हैं, अभाज्य होते हैं, अटूट होते हैं, इसको परमाणु कहा गया। ठीक है, लेकिन जॉन डाल्टन को भी गलत सिद्ध कर दिया गया, क्योंकि परमाणु को भी हमने तोड़ दिया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में, है ना। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित में से कौन न्यूक्लियॉन नहीं है? 42, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, ये जो भी ऑप्शन दिया हुआ है इसमें इलेक्ट्रॉन जो है एक न्यूक्लियॉन नहीं है, क्योंकि ये कक्षा में उपस्थित होता है, जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन परमाणु के नाभिक में होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन जो है वो परमाणु के चारों ओर चक्कर लगाते रहता है और इसमें नेगेटिव चार्ज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का प्रमुख लक्ष्य क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी LPG गैस कनेक्शन प्रदान करना। ये तो बिल्कुल ईजी है। आप लोगों को कमेंट में ये बताना है कि उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब हुई। ठीक है, इसकी शुरुआत कब हुई, फटाफट कमेंट में बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 44 है, हाँ एक चीज़ और, 50 क्वेश्चन में आपका कितना सही हो रहा है ये भी कमेंट में जरूर बताइएगा। द स्टेट ऑफ नेशन के लेखक कौन हैं? क्वेश्चन नंबर 44, इसका सही आंसर है फली एस नरीमन। 45 है, MRI का पूर्ण रूप क्या है? MRI का, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ये मेडिकल इमेजिंग तकनीक है और ये रेडियोलॉजी द्वारा शरीर की प्राकृतिक रचना और क्रियाओं के चित्र के उपयोग में आती है। क्वेश्चन नंबर 46 है,
अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार की स्थापना किसके द्वारा की गई है? 46। देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सेंट्रल बैंक ऑफ स्वीडन। अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार की स्थापना 1968 में 1968 में स्वीडन के सेंट्रल बैंक स्वेरिगस रिक्स बैंक की 300वीं वर्षगांठ थी, ठीक है, इसमें की गई थी, चंदे के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 47, लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा कॉलेज कहाँ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ये है ग्वालियर में। अगस्त 1957 में ग्वालियर मध्य प्रदेश में इसकी स्थापना की गई थी। 1957 में, ये मध्य प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 48 है, नेपाल की मुद्रा क्या है? नेपाल की मुद्रा क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रुपया। रुपया है ना, नेपाली रुपया नेपाल की मुद्रा है। और टंका की अगर बात करें, टका की बात करें तो ये बांग्लादेश की है। रुपया की बात की जाए तो ये इंडोनेशिया की है। और डॉलर यूएसए की है ना। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का घरेलू निर्मित लड़ाकू विमान है? इसका राइट आंसर है तेजस विमान, ठीक है, HAL तेजस। भारतीय एकल सीट एकल जेट इंजन और बहुउद्देशीय हल्का लड़ाकू विमान है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, अमृता सेरिगल एक प्रसिद्ध, क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर है ऑप्शन डी, नृतक हैं ये, ठीक है। सॉरी, नृतक नहीं, एक मिनट थोड़ा सा रुक जाइए, ये नृतक नहीं है, ये चित्रकार हैं, ठोकी सॉरी, इसके लिए चित्रकार हैं ये। अमृता शेरगिल एक प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार हैं। इनका जन्म एक पंजाबी सिख घराने में हुआ था, ठीक है। तो ये था आज का 50 प्रश्न। इसमें जो भी कमी लगे या और क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है वो ज़रूर बताइएगा आप लोग कमेंट में, ठीक है। और कैसा लगा प्रश्न और आपका स्कोर कितना रहा ये भी ज़रूर बताइएगा। ये प्रैक्टिस सेट डेली आप लोगों को मिलेगा, ओके। सो आज के लिए इतना ही। और जो भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं अनअकैडमी में लर्निंग ऐप इंस्टॉल कीजिए, इसके बाद वहाँ पे मुझे फॉलो कीजिए अभिमन्यु सिंह। गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक कीजिए, 12 महीने या 24 महीने सेलेक्ट कीजिए, अभी ऑफर चल रहा है। और इसके बाद रेफरल कोड में आप इंटर कर दीजिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है अभिमन्यु या अभिमन्यु लाइव, अभिमन्यु लाइव ही इंटर कीजिएगा तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और इसके बाद आप दारोगा, ठीक है, दारोगा, BPSC, बिहार SSC, इसके अलावा पुलिस, सबकी तैयारी आप कर सकते हैं, अलग से कोई पेमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही आपको बता दूं कि 3 फ्री क्लास आपको मिल रहा है, तो फ्री क्लास करने के लिए आप आइए। मेरा 1 बजे बिहार जी की अभी चल रहा है और 5 बजे लूसेंट का क्लास हमारा आता है, तो उसमें भी आप लोग ज़रूर आएँ। सो मिलते हैं फिर। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही।